CH-296 शीला की जवानी। लेकिन एक भी गाड़ी रुक नहीं रही थी, शिवाय कंटिन्यू लिफ्ट मांग रहा था और तभी राजवीर ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडरस्को, यहाँ आसपास कहीं पार्किंग है जहाँ मैं अपनी बाइक पार्क कर दूँ। ड्राइवर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, सर वहाँ पार्क कर दीजिए, वहाँ आपकी बाइक पार्क हो जाएगी। राजवीर ने देखा तो वहाँ करीब 500 मीटर दूर एक पार्किंग बनी हुई थी। राजवीर अपनी बाइक को धकेलने लगा तो शिवाय और दिव्यांश दोनों ने उसकी बाइक को धक्का लगाते हुए कहा, अंडरस्को, चल पहले तेरी बाइक पार्क लगवा देते हैं। अब आगे। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने ही राजवीर की बाइक को धक्का दिया और पास के पार्किंग में उसे पर करवा दिया। तीनों फिर से सड़क पर आ गए। बारिश तेजी से हो रही थी। उस बारिश को अब तीनों एंजॉय करने लगे। जहां थोड़ी देर पहले तीनों को टेंशन हो रही थी, वहीं अब तीनों उस सिचुएशन को एंजॉय करने लगे और एक दूसरे की टांग खींचने लगे। शिवाय ने दिव्यांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, दिव्यांश चलना, भाभी से बोल नाव लेकर आ जाएगी और तू उसे नाव में बैठकर चला जायो, वैसे भी सड़क पर थोड़ी देर बाद पानी भर जाएगा। ये सुनते ही राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। वही दिव्यांश का मुंह बन गया। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, तू बुला लेना अपनी छुईमुई को, आ जाएगी वंडर वुमेन बनकर और अपने हंटर से हमें उठाकर ले जाएगी। ये सुनते ही अब राजवीर भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने दोनों को देखा और बोला, अंडरस्को, इस मामले में मैं थोड़ा किस्मत वाला हूँ, तुम दोनों चाहकर भी अपनी बहन का मजाक नहीं उड़ाओगे। इस पर शिवाय ने कहा, अंडरस्को, लेकिन तेरी तो उड़ा सकते हैं। राजवीर ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे पूछना चाहता हो, मेरी मजाक कैसे उड़ाओगे। और तभी शिवाय ने कहा, अंडरस्को, सीनियर, तुझे याद है ना, तुझे एक बार एक प्रोफेसर ने भी ऑफर किया था, क्या नाम था दिव्यांश उसका। और दिव्यांश हंसते हुए बोला, अंडरस्को, शीला। शीला सुनते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और फिर दोनों ने ही एक साथ कमेंट मरते हुए कहा, अंडरस्को, शीला, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। ये कहकर दोनों भाई सटेप से सटेप मिलकर बारिश में ही नाच रहे थे। वही राजवीर तो दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर उसने दोनों का पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, सालों चुप हो जाओ, वरना दोनों को यही पटक पटक कर मारूंगा। कहते हुए राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे। तभी शिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्को, बस बस सीनियर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुझसे 4 साल बड़ी थी शीला मैम। राजवीर भी कहाँ कम था, उसने भी शिवाय को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो मैं कौन सा उसे तेरी बहन की सौतन बना रहा हूँ। कहकर राजवीर भी हंसने लगा। वही दिव्यांश और शिवाय दोनों मुंह बनाकर राजवीर को देख रहे थे। आज तो तीनों ही बारिश में मजे कर रहे थे। तीनों ही कॉलेज बॉय बनकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। वही राजवीर, शिवाय और दिव्यांश की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर कम ही हंसता था, लेकिन जब हंसता था तो उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। आसपास के लोग तो राजवीर को ऐसे हंसता हुआ देखकर रुक रुक कर देख रहे थे। वही राजवीर ने एक लड़की को देखा जो अपनी स्कूटी रोककर राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने अपना एक हाथ हिलाकर उसे आगे चलने का इशारा किया और बोला, अंडरस्को, चलो चलो, ये पीस पहले ही रिजर्व्ड है। वो लड़की मुस्कुराकर अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। तभी शिवाय ने कहा, अंडरस्को, भेजा क्यों, उसे लिफ्ट मांग लेता, तुझे घर तक छोड़ देती। इस पर राजवीर ने कहा, अंडरस्को, हाँ जानता हूँ तुम दोनों को बड़ा मजा आ रहा है कि मेरी कैसे भी करके रूही से पिटाई हो जाए, लेकिन मैं ऐसे काम ही नहीं करूँगा कि रूही मुझे मारे। फिर तीनों हंसते हुए पैदल ही चलने का डिसाइड कर चुके थे। तीनों ही पैदल चल रहे थे और एक दूसरे का मजाक बना रहे थे। कभी शिवाय राजवीर के कंधे पर मारकर उसका मजाक बनाता और कभी दिव्यांश के टांग पर अपनी टांग मारकर उसे चिढ़ाता। तीनों ही बहुत दिनों बाद इतने खुश थे। तीनों की लव लाइफ काफी हद तक स्टेबल हो गई थी।
थोड़ी देर बाद शिवाय ने फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश की और इस बार शिवाय की किस्मत थोड़ा सा शिवाय का साथ दे गई। एक गाड़ी आकर उन तीनों के सामने रुकी। तीनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट पास करने लगे और तभी राजवीर ने हल्का सा झुककर गाड़ी के शीशे को खटखटाया और गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। फ्रंट सीट पर बैठे हुए इंसान को देखकर राजवीर को तो हिचकी आने लगी, फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। वहीं शिवाय ने जब राजवीर को ऐसे देखा तो उसने भी झुककर देखा कि गाड़ी में कौन बैठा है। थोड़ी देर के लिए तो शिवाय भी अपनी जगह खड़ा रहा और तभी दिव्यांश ने भी हल्का सा झुककर देखा तो ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि शीला मैम बैठी हुई थी, जिसे देखकर दिव्यांश की हंसी नहीं रुकी और वो मुंह फेर कर हंसने लगा। वहीं राजवीर को पता चल गया कि दिव्यांश मुंह फेर कर हंस रहा है। उसने धीरे से उसकी कमर पर एक पंच मारा और बोला, अंडस्को, बस करो, कितना चिढ़ाएगा। वही शीला मैम ने जब राजवीर को देखा तो बोली, अंडस्को, क्या हुआ राजवीर, लिफ्ट चाहिए? शिवाय बोला, अंडस्को, प्लीज हमें आगे तक छोड़ दीजिए, एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई। शीला मैम ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, मैं तुम तीनों को लिफ्ट दे देती हूँ। दिव्यांश ने जानबूझकर राजवीर को धकेलते हुए शीला मैम के बराबर में बैठा दिया और बाकी दोनों भाई पीछे बैठ गए। शीला तो राजवीर को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद प्यासे को कुआं मिल गया हो। वही राजवीर फ्रंट मिरर में अपने दोनों सालों को देख रहा था, पर मन ही मन उन्हें गाली देता हुआ बोला, अंडस्को, सालों कमीनों, इतना भी कमीनापन नहीं दिखाना चाहिए, मुझे यहीं बैठा दिया, अब पता नहीं मेरी इज्जत छोड़ेगी कि लूट कर मानेंगी, ये तो आंखों से ही स्कैन कर लेती है। वही शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इधर उधर मुंह कर काफी हद तक कंट्रोल भी कर रहे थे। उन दोनों को ही राजवीर की कंडीशन पर हंसी आ रही थी, हालांकि दोनों ने ही राजवीर को उस कंडीशन में फंसाया था, फिर भी राजवीर की शक्ल देख कर दोनों एंजॉय कर रहे थे। वही शीला मैम का तो ध्यान ड्राइविंग पर कम और राजवीर पर ज्यादा था और तभी शीला मैम ने धीरे से कहा, अंडस्को, और राजवीर, जिंदगी में क्या चल रहा है? फिर उसने भी शीला को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, मैम मैंने शादी कर ली, मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनते ही शीला मैम बहुत शौक हो गई और उससे ज्यादा तो शिवाय और दिव्यांश शौक हो गए, लेकिन वो समझ रहे थे कि आखिर राजवीर ने शीला मैम से झूठ क्यों बोला, क्योंकि वो दोनों भी शीला मैम की आदत को जानते थे। शीला मैम ने भी उदास भरे लहजे में कहा, अंडस्को, और राजवीर, तुम तो पूरे कॉलेज के एलिजिबल बैचलर थे और तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? थोड़ा ठहर कर शादी कर लेते। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, वह एक्चुअली मैम, मेरे घरवाले मुझ पर प्रेशर दे रहे थे, इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से शादी कर ली और अब उस लड़की से मेरा एक बेटा भी है। शीला मैम का तो दिल टूट चुका था, उसने अब कुछ नहीं कहा। वही शिवाय और दिव्यांश दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और दोनों ही मन में सोच रहे थे कि राजवीर अगर झूठ बोलने पर आए तो कोई भी उसका झूठ पकड़ नहीं सकता। थोड़ी देर बाद शीला ने गाड़ी एक दोराहे पर रोक दी। राजवीर गाड़ी से उतर गया और बोला, अंडस्को, थैंक यू मैम, आपने मुझे लिफ्ट दी। फिर उसने शिवाय और दिव्यांश को देखकर बाय का इशारा किया और दोनों ने एक साथ बाय कर दिया। राजवीर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर दूसरे रास्ते चला गया। वहीं शीला ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 किलोमीटर बाद शीला ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, उतरा तुम दोनों। शिवाय और दिव्यांश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिवाय ने कहा, अंडस्को, मैम अभी हमारा मोड नहीं आया है। शीला ने कहा, अंडस्को, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। ये सुनते ही दिव्यांश ने अपनी हथेली माथे पर मारकर हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, यार सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। इतना कहकर दिव्यांश गाड़ी से उतर गया और शिवाय भी मुस्कराता हुआ गाड़ी से उतर गया। जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी का गेट बंद किया,
शीला गाड़ी लेकर वहां से चली गई और ये देखते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। आखिर शीला मैम ने उन दोनों का मोए मोए जो कर दिया था। गाड़ी जा चुकी थी, बारिश अब धीरे धीरे हल्की पड़ गई थी। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर हैरान होकर कहा, अंडस्को यार इतनी चालू है ये। राजवीर था तो हमें लिफ्ट दे रही थी, जैसे ही राजवीर उतरा हमें लात मारकर अपनी गाड़ी से बाहर कर दिया। दिव्यांश बोला, अंडस्को हाँ सही कह रहा है यार, देख तो कितनी चतुर चालाक मैम है। झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आई, ये कॉलेज में क्या पढ़ाती होगी। इसे तो खुद इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, तभी तो हम जैसे लड़के बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर बिगड़े हुए होते हैं। दोनों भाई बात करते हुए सड़क पर चलने लगे और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का घर आ गया। राजवीर ने बेल बजाई तो रूही ने गेट खोला। राजवीर ने रूही को देखा तो उसकी नज़रें रूही पर ही टिक गई। रूही ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल सी। उस साड़ी में रूही बहुत अच्छी लग रही थी। वो कब से राजवीर का इंतजार कर रही थी कि राजवीर आएगा और फिर वो दोनों जमीन देखने जाएंगे, लेकिन राजवीर की हालत देखकर रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को मतलब आज हम नहीं जा सकते। राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को हाँ नहीं जा सकते, आधे घंटे से पैदल चलकर आ रहा हूँ, बहुत थक गया और वैसे भी इस मौसम में कौन हमें जमीन दिखाएगा, कल या परसों देखेंगे, कहकर राजवीर घर के अंदर आ गया। राजवीर अंदर आया तो राजवीर के पैरों के निशान पूरे हॉल में छप गए। इसकी वजह से रूही को हल्का सा गुस्सा आ गया। रूही बोली, अंडस्को राजवीर देखा तुमने मेरा साफ किया हुआ फर्श गंदा कर दिया, ऐसे मत देखो, मैं बहुत मुश्किल से सफाई करती हूँ और देखा तुमने एक ही मिनट में पूरा घर गंदा कर दिया। राजवीर अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला, अंडस्को अभी तो तुम पूरे तरीके से बीवी बनी भी नहीं हो, तुमने तो मेरी अभी से बैंड बजानी शुरू कर दी। यार पैर को क्या मैं बाहर छोड़कर आता। रूही ने भी राजवीर को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को बाहर छोड़कर नहीं आते, लेकिन कम से कम शूज तो निकाल सकते थे। राजवीर ने पलटकर रूही को देखा। रूही ऐसे देख रही थी जैसे वो उससे कितना नाराज हो। आखिर राजवीर ने उसकी सफाई खराब जो कर दी थी। राजवीर थोड़ा सा रूही के करीब आया, उसने रूही की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया और फिर झटके से अपने बाल हिला लिए। राजवीर के बालों से गिरता हुआ पानी रूही के चेहरे पर गिर गया और रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि राजवीर उसके करीब आया था। राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से लगा दिया और रूही ने भी अपने हाथ राजवीर की कमर पर लपेट दिए। रूही राजवीर दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे और तभी राजवीर ने झुककर रूही के गाल पर किस किया। रूही की बॉडी में झंझनाहट सी दौड़ गई। राजवीर की पकड़ रूही पर मजबूत हो गई। राजवीर ने रूही को गोद में उठा लिया। रूही के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अंदर ही अंदर खुश भी थी कि फाइनली उसकी और राजवीर के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। राजवीर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। राजवीर रूही को लेकर बेडरूम में आ गया। उसने बहुत धीरे से रूही को बेड पर लेटा दिया, माथे पर किस किया, फिर उसके गाल पर किस किया। राजवीर ने धीरे से रूही के कान में कहा, अंडस्को रूही क्या मैं अपनी बीवी से प्यार कर लूं। ये सुनते ही रूही की दिल की धड़कन जो पहले से ही डबल स्पीड से भाग रही थी वो और ज्यादा तेज भागने लगी। रूही ने आंखें कसकर बंद की हुई थी और हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और राजवीर ने अपना चेहरा रूही की गर्दन में छुपा लिया। राजवीर के हाथ अब रूही की साड़ी पर घूम रहे थे। राजवीर रूही से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने अपनी गीली शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वहीं रूही ने हल्की सी आंखें खोलकर देखी तो उसकी दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर ने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी और रूही के होठों को कैप्चर कर लिया। रूही ने भी अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी, लेकिन राजवीर रूही को ठीक से किस कर पाता उससे पहले ही राजवीर रूही से दूर हो गया और फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। राजवीर रूही से दूर क्यों हुआ? CH 297 रूही। राजवीर के हाथ अब रूही की साड़ी पर घूम रहे थे।
राजवीर रूही से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने अपनी गीली शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वहीं रूही ने हल्की सी आंखें खोलकर देखी तो उसकी दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर ने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी और रूही के होठों को कैप्चर कर लिया। रूही ने भी अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी, लेकिन राजवीर रूही को ठीक से किस कर पाता, उससे पहले ही राजवीर रूही से दूर हो गया और फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। अब आगे। रूही तो आंखें फाड़े राजवीर को देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो राजवीर इतना रोमांटिक था और अभी अचानक से दूर हो गया। रूही एक बार राजवीर को देखती और एक बार राजवीर की शर्ट को जो कमरे के कोने में बेचारी सी शक्ल बनाकर पड़ी थी, और तभी राजवीर ने एक चीख मारी। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली। रूही को समझ आ गया कि राजवीर को ठंड लग गई और इसीलिए वो रूही से दूर हो गया। वहीं राजवीर अब चीख पर चीख मारे जा रहा था। रूही ने जल्दी से अपना साड़ी का आंचल ठीक किया और बेड से उठकर राजवीर के पास गई। रूही ने राजवीर से कहा, अंडरस्को। राजवीर बड़े हीरो बनकर शर्ट उतारी थी, देखा ठंड लग गई। रूही कबर में से टॉवल लेकर आई और उसने राजवीर का सिर पोंछना शुरू किया। उसे राजवीर पर तरस भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था और गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। इतने दिनों बाद तो राजवीर रूही के करीब आया था और आज भी रूही का पोपट हो गया। फिर उसने राजवीर का सिर पोंछकर कहा, अंडरस्को, अब जाओ गर्म पानी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रूही ने राजवीर को बाथरूम में धकेला। रूही को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। फिर उसने राजवीर के कपड़े निकालकर बेड पर रखे और राजवीर की गीली शर्ट उठाई। फिर उसने वो गीली शर्ट एक बकेट में रखी और खुद किचन में चली गई। रूही गुस्से में राजवीर के लिए चाय बना रही थी। रूही चाय बनाती बनाती पैर पटक कर खुद से ही बोली, अंडरस्को, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इतनी मुश्किल से तो राजवीर का मूड रोमांटिक मूड में बदला था। एक किस भी ढंग से नहीं हुई और राजवीर की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं मेरा तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद रूही चाय लेकर कमरे में गई। राजवीर तब तक नहाकर बाहर आ चुका था। राजवीर ने लोअर शर्ट पहना हुआ था। रूही ने चाय टेबल पर रखी और राजवीर को बेड पर बैठने का इशारा किया। राजवीर बेड पर बैठ गया। रूही ने ब्लैंकेट निकाला और राजवीर को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर राजवीर के सामने चाय की ट्रे रखते हुए बोली, अंडरस्को, गरम गरम चाय है, पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और इतने में राजवीर ने फिर से एक चीख मारी। रूही ने फिर से कसकर आंखें बंद कर ली। राजवीर रूही की सिचुएशन को समझ रहा था। उसने कंधे उचका कर कहा, अंडरस्को, सॉरी रूही। रूही ने राजवीर के तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी इस रिश्ते में बहुत इंतजार किया है, थोड़ा और कर लूंगी। राजवीर ने धीरे धीरे चाय पी ली और कप रूही को दे दिया। रूही ने कप लिया और साइड में रख दिया। राजवीर ने फिर एक हाथ से इशारा करके रूही को अपने पास बैठने का इशारा किया। रूही का मूड अब भी बहुत खराब था, लेकिन फिर वो राजवीर के ब्लैंकेट में चली गई और उसने अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया। राजवीर ने अपनी पकड़ रूही पर मजबूत करते हुए कहा, अंडरस्को, रूही, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी समझदार भी हो सकती हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, फिर जैसे जैसे तुम्हारे साथ वक्त बीताता गया तो मुझे सच में लगने लगा कि तुम्हारे अंदर सच में दिमाग कम है, और जब मुझे पता चला कि तुम अभय से प्यार करती हो तब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि तुम्हारे अंदर दिमाग सच में कम है। राजवीर अपने ही धुन में बोले जा रहा था, बिना ये सोच कि रूही उसे गुस्से में घूरे जा रही है। राजवीर आगे बोला, अंडरस्को, तुम्हें पता है, फिर जब तुम मेरे घर आई तब मुझे लगा कि तुम तो सच में बहुत बड़ी पागल हो। तुमने पागल में मास्टर की हुई है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि तुम पागल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। अपनी बात खत्म होने के बाद राजवीर ने रूही को देखा तो रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने अपनी बातों में ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि उसने रूही को समझदार बस एक बार बोला।
बाकी तो कई बार उसे पागल बोल दिया, और अगर किसी लड़की को पागल बोल दो तो वो लड़की सामने वाले को चीर फाड़ कर खा जाती है, और ये बात राजवीर अच्छे से समझता था। राजवीर रूही को देखता हुआ अपना सलाइवा गटक रहा था। वही रूही ने दांत पीसते हुए तकिया उठाया और राजवीर को मारते हुए बोली, अंडस्को, मैं कोई समझदार नहीं हूँ, पागल ही सही हूँ। समझदार बनकर तो तुमने मेरी बैंड बाजा कर रखी हुई है। समझदार बने रहो और तुम्हारा इंतजार करते रहो, और अगर कभी महीने 2 महीने में तुम्हारा मूड बन जाए तो तुम्हें ठंड लग जाती है। तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। तुम्हें पता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम तो पता नहीं खुद को क्या समझते हो। कहते हुए रूही ने राजवीर को न जाने कितने ही तकिए मार दिए थे। वहीं राजवीर तो खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे को कवर कर रहा था, लेकिन रूही मानने वाली नहीं थी। उसने तो राजवीर को अनगिनत तकिए मार दिए, पर तभी राजवीर को फिर से एक छींक आई। रूही रुक गई। रूही ने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्थी सा बना कर लाती हूँ। रूही ने राजवीर को अच्छे से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाते हुए भी रूही बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी पिछले 1 घंटे से पैदल चल रहा था और फाइनली वो रजावत हाउस के करीब आ गया। दिव्यांश अपनी जिंदगी में इतना पैदल नहीं चला था जितना वो आज चल लिया था। प्यार का सुरूर ऐसा होता है, अगर आज वो नहीं जाता तो दृष्टि से उसकी दूरी बढ़ जाती। उसने दृष्टि को सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया था, लेकिन आज वो दृष्टि को खुशी देना चाहता था, और इसी के चलते उसकी थोड़ी सी बैंड भी बज गई थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी। फाइनली दिव्यांश रजावत हाउस के गार्डन तक पहुंचा और वो रजावत हाउस के गार्डन की चेयर पर ही बैठ गया। रात बहुत हो गई थी। वही दृष्टि दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। वो अब भी बालकनी में खड़ी हुई मेनन गेट की तरफ देख रही थी। उसने दिव्यांश को देखा तो एक राहत की सांस ली, लेकिन वो भी समझ के कि दिव्यांश इतनी बारिश में पैदल चलकर आया है, दृष्टि की आंखें हल्की सी नम हो गई। दिव्यांश ने नजर उठाकर दृष्टि को देखा तो उसकी नजर भी दृष्टि पर ठहर गई। दृष्टि ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, हाथों में रेड कलर का चूड़ा पहना था, डायमंड का नेकलेस, डायमंड के इयररिंग्स भरकर सिंदूर लगाया था, होंठों की रेड लिपस्टिक और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। दृष्टि बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, क्योंकि दिव्यांश उसे लेने आने वाला था। उसके लिए तो ये पग फेरे की रस्म थी और इसीलिए वो ऐसे ही तैयार हुई थी। वहीं दिव्यांश ने हाथ फैलाकर अपनी तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ। दृष्टि की नम आंखों के साथ साथ होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। फिर वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर भागती हुई सीढ़ियों से होती हुई जा रही थी, और तभी उसे वंशिका ने देखकर कहा, अंडस्को, दृष्टि आराम से भागो, गिर जाओगी। लेकिन दृष्टि तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो अब भी पूरे स्पीड से भाग रही थी, और तभी वो डैनी से टकरा गई। डैनी ने भी दृष्टि को संभालते हुए कहा, अंडस्को, आराम से गिर जाओगी। लेकिन दृष्टि ने डैनी की बात नहीं सुनी और वो जल्दी से गार्डन में चली गई। बारिश अब भी आ रही थी। दिव्यांश चेयर पर थका हुआ बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दृष्टि को देखा वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और दृष्टि बारिश में भागती हुई दिव्यांश के गले जा लगी, और गले लगते ही दृष्टि को रोना आ गया और दिव्यांश के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। दिव्यांश ने अपनी बाहें दृष्टि पर लपेटी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दृष्टि क्यों रो रही है। फिर उसने दृष्टि के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, शिकंजी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? दृष्टि ने रोते हुए दिव्यांश को देखा और बोली, अंडस्को, मुझे लगा आप नहीं आओगे। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, ऐसे कैसे नहीं आता, आना तो पड़ता ही, वरना फिर से मेरे और तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। वैसे भी इतनी मुश्किल से मोनिका को हम दोनों पर तरस आया है। मोनिका का कोई भरोसा नहीं है कब हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। दिव्यांश के इतना समझाने के बाद भी दृष्टि का रोना बंद नहीं हुआ। दिव्यांश ने कहा,
अंडरस्को अब क्या बारिश में खड़ी रहोगी? मुझे अंदर लेकर नहीं जाओगी? वैसे भी दामाद के रूप में तो मैं आज ही आया हूँ। ये सुनते ही दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि ने अपने आंसू पोंछे और दिव्यांश को लेकर अंदर आने लगी। दोनों चौखट ही पहुंचे थे कि सामने वरदान और वंशिका दोनों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी, जिसे देखकर दिव्यांश को थोड़ी सी शर्म आ गई और उसने अपने बालों को हल्का सा हिलाते हुए कहा, अंडरस्को ये क्या कर रही है मम्मी जी? वंशिका ने कहा, अंडरस्को आपने दामाद की आरती उतार रही हूँ। इतना कहकर वंशिका दिव्यांश और दृष्टि की आरती करने लगी। आरती करने के बाद वंशिका दिव्यांश और दृष्टि को बहुत सम्मान के साथ अंदर ले आई और तभी डैनी ने एक टॉवल दिव्यांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को लीजिए सर अपना सिर पूछ लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। दिव्यांश ने डैनी को देखा और टॉवल ले लिया और तभी दिव्यांश के हाथ से टॉवल दृष्टि ने ले लिया और वो दिव्यांश के सिर को पूछने लगी और तभी वरदान ने कहा, अंडरस्को दृष्टि दिव्यांश को कमरे में ले जाओ, उसके कपड़े चेंज करवा दो और उसके बाद सब बैठकर डिनर करेंगे। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश की बाजू पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। दृष्टि जिस हिसाब से दिव्यांश को पकड़कर कमरे में ले जा रही थी, वरदान और वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वंशिका ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और वरदान को देखकर बोली, अंडरस्को रजावत साहब ये क्या कर रहे हो, भला अपनी ही बच्ची को देखकर मुस्कुराओगे? वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अंडरस्को मैं अपने बच्चों को देखकर नहीं मुस्कुरा रहा, बच्ची की बुआ को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। वंशिका ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वंशिका ने घूरकर वरदान को देखा और खुद से दूर करते हुए कहा, अंडरस्को कुछ तो शर्म करो बेटी, दामाद के हो गए हो, दिव्यांश आपको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, छोड़ो। इस पर वरदान ने कहा, अंडरस्को क्या सोचेगा, यही कि उसके फूफा ससुर आज भी कितने रोमांटिक है और उसकी बुआ आज भी कितनी जवान और हसीन। कहते हुए वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं वंशिका का चेहरा लाल हो गया। वंशिका ने वरदान को खुद से दूर करते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा जाइए, ज्यादा रोमांटिक मत बनिए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। वंशिका किचन में जाने लगी तो वरदान भी वंशिका के पीछे पीछे किचन में आ गया। वंशिका ने पलटकर वरदान को देखा तो बोली, अंडरस्को अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वरदान ने कहा, अंडरस्को किचन में तुम्हारी हेल्प करूंगा और क्या करूंगा? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि औरत ही किचन संभालेगी और आदमी नहीं संभाल सकता? मैं भी संभाल सकता हूँ। वंशिका वरदान की चालाकियों को समझ रही थी। वंशिका ने हाथ बांधकर आंखें छोटी की और बोली, अंडरस्को ज्यादा समझदार मत बनिए रजावत साहब, मैं आपकी सारी चालाकियों को समझती हूँ। ये जो आपने मुझे अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है, ये सिर्फ लेक्चर देने के लिए है, वरना मैं जानती हूँ आप किचन में मेरे साथ क्या करेंगे। चलिए बाहर चलिए। इतना कहकर अंशिका ने वरदान की बाजू पकड़कर उसे किचन से निकाल दिया। वही जब वरदान किचन से निकल गया तो वो हैरानी से वंशिका को देख रहा था और तभी डैनी को हंसी आ गई। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को तू क्या बात बात पर दांत दिखाता रहता है, जाकर वंशिका की हेल्प कर दे। डैनी ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को सर आपको देखता हूँ तो मन नहीं करता कि शादी करूँ। वरदान ने डैनी के कॉलर को पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, अंडरस्को तेरी शादी तो मैं करा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं अकेला अकेला खुश नहीं रहना चाहता। तुझे नहीं पता लेकिन मैं वंशिका के साथ बहुत खुश हूँ और जब तेरी लाइफ में भी कोई आ जाएगी तो तू भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही खुश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही शावर के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ने ही एक दूसरे पर अपना माथा टच किया हुआ था। दोनों की आंखें बंद थी। क्या रघुवंशी परिवार में सब कुछ ठीक हो रहा है? CH 298 शिवाय की डेट। वरदान ने डैनी के कॉलर को पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, अंडरस्को तेरी शादी तो मैं करा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं अकेला अकेला खुश नहीं रहना चाहता।
तुझे नहीं पता लेकिन मैं वंशिका के साथ बहुत खुश हूँ और जब तेरी लाइफ में भी कोई आ जाएगी तो तू भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही खुश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही शावर के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ने ही एक दूसरे पर अपना माथा टच किया हुआ था। दोनों की आंखें बंद थी। अब आगे दृष्टि ने धीरे से कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी ठंड लग जाएगी, चलिए बाहर चलते हैं। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने नजदीक करते हुए कहा, अंडरस्को इस शिकंजी इतनी मुश्किल से तुम मेरे करीब आई हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाए बिना तुम्हें जाने दूंगा। दृष्टि ने खोलकर हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया और दोनों के बीच एक मीठी से किस हुई। एक किस के बाद दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अंडरस्को मैं बाहर जा रही हूँ, आप भी नहाकर चेंज कर लीजिए, फिर साथ में डिनर करेंगे। दृष्टि बाथरूम से बाहर आ गई और बाहर आकर क्लोजेट की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद दिव्यांश भी कमर पर टॉवल लपेटकर कमरे में आया। तब तक दृष्टि चेंज कर चुकी थी। दृष्टि ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर कहा, अंडरस्को घर चलने का इरादा नहीं है जो तुमने इतना सिंपल सा सूट पहन लिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी घड़ी देखिए, रात के 11 o'clock रहे हैं और बाहर बारिश भी हो रही है। मुझे नहीं लगता बुआ जी फूफा जी हम दोनों को इस वक्त जाने देंगे। अब तो हम सुबह ही चलेंगे, चलिए अब आप भी कपड़े पहन लीजिए, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहकर दृष्टि जैसे ही जाने को हुई, दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को दृष्टि मुझे यकीन नहीं आता कि सच में हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैंने तो तुम्हें पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगता था कि अब कभी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। मेरे और तुम्हारे रिश्ते में मैंने तुम्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया, सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी किस्मत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरा साथ तुम्हारे साथ लिख दिया। दृष्टि को भी दिव्यांश के कन्फेशन से खुशी मिल रही थी। उसने भी अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा तो दिव्यांश के दिल की धड़कन दृष्टि सुन रही थी। तभी दिव्यांश फिर से दृष्टि के चेहरे की तरफ झुकने लगा और तभी गेट पर नॉक हुआ, जहां डैनी खड़ा था। डैनी ने कहा, अंडरस्को खाना खा लो आकर, ये सब तो बाद में भी कर लेना। ये सुनते ही दिव्यांश और दृष्टि एक दूसरे से दूर हो गए। वही दिव्यांश ने गुस्से से डैनी को देखा और बोला, अंडरस्को तू शादी नहीं करेगा। डैडी ने कहा, अंडरस्को नहीं, बस आप सबको देखकर ही खुश रहूंगा। दृष्टि बोली, अंडरस्को ऐसे कैसे, शादी तो तुम्हारी भी करवानी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है मार्केट में बहुत डिमांड है, रीडर हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारी और पैंथर की शादी की डिमांड करते हैं। डैनी ने कहा, अंडरस्को ना मैम ना, मैं शादी नहीं करने वाला। कहानी में एक ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। तीनों ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर जाकर डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद दृष्टि देव को गोद में लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गई। वही दिव्यांश भी दृष्टि के पीछे पीछे जाने लगा तो वंशिका ने दिव्यांश को रोकते हुए कहा, अंडरस्को दिव्यांश। दिव्यांश ने पलटकर वंशिका को देखा तो वंशिका थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ बोली, अंडरस्को हमारे घर में एक रिवाज है, जमाई बेटी के कमरे में नहीं रुकता। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। उसने वरदान की तरफ देखा तो वरदान ने एक पेपर अपने चेहरे पर अड़ा लिया। दिव्यांश गुस्से में वरदान के पास गया और उसने उस पेपर को उठाकर साइड में रखा और बोला, अंडरस्को रात को पेपर कौन पढ़ता है पापा जी? वरदान बोला, अंडरस्को वो आज सुबह मैंने नहीं पढ़ा इसलिए अब पढ़ रहा हूँ। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को पापा जी ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं जो कह रहा इसका मतलब समझिए, रात को पेपर कौन पढ़ता है। वरदान ने अब दिव्यांश को कुछ नहीं कहा और वंशिका की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को ये सारे रीति रिवाज बहुत पुराने हो गए, अब कौन रीति रिवाज मानता है, जाने दो, वैसे भी दिव्यांश ने बहुत इंतजार किया है। वंशिका बोली, अंडरस्को देखो दिव्यांश मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ,
मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी और जमाई खुश रहे, लेकिन रिवाज तो यही है, तुम आज रात दृष्टि के कमरे में नहीं रुक सकते, कल तुम उसे अपने घर ले जाना, लेकिन जब अगली बार आओगे तब तुम दृष्टि के कमरे में रुक सकते हो। दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। दिव्यांश ने वरदान की तरफ देखकर देखा और वरदान ने फिर से पेपर अपने चेहरे पर अड़ा लिया। दिव्यांश ने एक बार फिर वरदान का पेपर छीना और साइड में रखकर कहा, अंडस्को, पापा मैं कोई पहली बार दृष्टि के पास नहीं रुक रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हो मैं कई रातें दृष्टि के पास सोया हूँ। ये सुनकर वरदान और वंशिका दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वही डैनी, उसकी तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और वो तो हंसने लगा। दिव्यांश ने डैनी को घूर कर देखा और बोला, अंडस्को, अबे पूरी बात तो सुन ले और पूरी बात समझ भी ले। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कई बार दृष्टि के कमरे में रुका हूँ, तब तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। वरदान ने फिर से वंशिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को, वंशिका जाने दो, क्यों दिव्यांश को सता रही हो, हालत देखो इसकी। दिव्यांश ने एक बार फिर गुस्से में वरदान को देखा और बोला, अंडस्को, मेरी हालत की तो बात ही मत करो, लेकिन मैं आपकी हालत जरूर खराब कर दूंगा। इतना कहकर दिव्यांश वरदान को देखने लगा तो वरदान समझ गया कि अगर उसने दिव्यांश को सपोर्ट नहीं किया तो दिव्यांश वंशिका को बता देगा कि वरदान के लिंक अभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। वरदान ने एक बार फिर वंशिका को देखकर कहा, अंडस्को, वंशिका, दिव्यांश सच कह रहा है, वो कई बार दृष्टि के कमरे में रुका है। वंशिका को अब वरदान पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने वरदान को देखकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अंडस्को, आप समझ नहीं रहे, पहले दिव्यांश रोकता था तो वो दृष्टि से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन आज दूरी बनाकर नहीं रखेगा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। वरदान ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वंशिका बोली, अंडस्को, आप कुछ नहीं समझ रहे रजावत साहब, ये सब मायके में नहीं होता। दृष्टि इज्जत के साथ अपने घर चली जाएगी, उसके बाद वहाँ कर सकती है। वरदान को समझ आ गया कि वंशिका को समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कौन से घिसे पिटे रिवाज वंशिका उस वक्त दिव्यांश पर थोप रही थी, जिसे दिव्यांश जड़ से नकार रहा था। वो तो अब एक और मिनट अपनी शिकंजी से दूर नहीं रहना चाहता था और वंशिका वह तो पूरी रात उसे उसकी शिकंजी से दूर कर रही थी। वरदान ने वंशिका की बाजू पकड़ी और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, अंडस्को, तुम चलो मेरे साथ, मुझे इस रिवाज के बारे में ढंग से बताओ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। फिर उसने दिव्यांश को देखकर ऊपर जाने का इशारा किया। वरदान का इशारा पाकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही वरदान वंशिका को कमरे में खींचता हुआ ले आया। वंशिका वरदान से कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने वंशिका के होंठ को कैप्चर कर लिया। वंशिका वरदान को खुद से दूर कर रही थी क्योंकि उसे वरदान से बात करनी थी, लेकिन वरदान को इस घिसे पिटे रीति रिवाज से बारे में कोई बात नहीं करनी थी, इसलिए वो वंशिका को खुद से दूर ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वरदान वंशिका के करीब होता चला गया और वंशिका अपना कंट्रोल खोती चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी जैसे तैसे सोना कैफे के पास पहुंचा, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई थी। सोना कैफे बंद हो गया था। शिवाय भी बारिश में भीग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और तभी उसने बंद कैफे के बाहर देखा, एक लड़की छतरी लेकर खड़ी हुई थी। वह कोई और नहीं आर्या थी। आर्या इस वक्त रो रही थी और उस बारिश में ही रात के 11 o'clock बजे तक इंतजार कर रही थी। शिवाय को गुस्सा आया कि आर्या अब तक इंतजार क्यों कर रही है। वो जल्दी से आर्या के पास गया तो आर्या ने शिवाय को देखा और देखते ही उसके गले लगकर रोने लगी। शिवाय का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, अंडस्को, रात के 11 o'clock बज रहे हैं और तुम अभी तक यही हो। भूल गई तुम पर कैसे अटैक हुआ था। मना किया था ना तुम्हें अकेले बाहर आने के लिए। ये सुनते ही आर्या शिवाय से दूर हुई और उसने शिवाय के सीने पर मारना शुरू कर दिया। आर्या रो रही थी और शिवाय को मारे जा रही थी। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, आर्या पागल हो गई हो, क्या कर रही हो।
वही आर्या रोते रोते शिवाय को मारे जा रही थी और फिर बोली, अंडस्को, इतनी देर से क्यों आए? मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। ऑलराउंडर, मुझे आप तो अभी से सताने लगे। नहीं आना था तो फोन कर देते, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहते कहते आर्या शिवाय को मारे जा रही थी। शिवाय ने अचानक ही आर्या को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम अकेले क्यों आई? लेकिन आर्या शिवाय के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। उसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। उसे लगा उसका प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन आर्या की हालत देखकर वो उस पर गुस्सा भी नहीं कर रहा था। और तभी शिवाय के पीछे से एक आदमी ने कहा, अंडस्को, सर वो अकेली नहीं आई, हम भी मैम के साथ ही थे। शिवाय ने पलटकर देखा तो 2 बॉडीगार्ड खड़े थे और वही कैफे के पास एक गाड़ी भी खड़ी थी। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि आर्या अकेले नहीं आई और तभी शिवाय का दिमाग खनका। शिवाय ने खुद से कहा, अंडस्को, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, भूल कैसे गया कि आर्या वरदान सिंह रजावत की बेटी है और पापा तो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अकेले नहीं भेजते। शिवाय का गुस्सा अब छूमंतर हो गया और उसने आर्या पर अपनी पकड़ कस दी। शिवाय ने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया और वो दोनों बॉडीगार्ड फिर से जाकर गाड़ी के पास खड़े हो गए। शिवाय और आर्या दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। शिवाय ने आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था, वहीं आर्या, उसका तो मन कर रहा था कि शिवाय का सिर ही फोड़ दे, लेकिन बेचारी अपने मिस्टर ऑलराउंडर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने शिवाय का सिर नहीं फोड़ा। थोड़ी देर बाद शिवाय ने आर्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके माथे को चुमकर कहा, अंडस्को, अब आ गया ना, अब रोना बंद करो, देखो मुझे किस हालत में आया हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर लिफ्ट नहीं मिली, तुम जानती हो पिछले 1.5 घंटे से पैदल चलकर आया हूँ और तुम हो कि रो रही हो। आर्या सुबकते हुए बोली, अंडस्को, मुझे भूख लगी है। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को हल्का सा अपने करीब करते हुए कहा, अंडस्को, भूख तो मुझे भी लगी है और तुमसे ज्यादा लगी है, लेकिन मैं अपनी भूख कई महीनों से कंट्रोल कर रहा हूँ। आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा चलो, हमारी डेट पेंडिंग है ना, कंप्लीट करते हैं। कैसे? आर्या ने मासूमियत भरे चेहरे से सवाल किया। शिवाय बोला, अंडस्को, चलो तो बताता हूँ। इतना कहकर शिवाय आर्या को गाड़ी के पास ले आया। वो गाड़ी में बैठा और दोनों बॉडीगार्ड आगे बैठ गए। शिवाय ने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडस्को, फार्म हाउस चलो। ये सुनते ही आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्या ने कहा, अंडस्को, किसके फार्म हाउस? शिवाय बोला, अंडस्को, रघुवंशी फार्म हाउस। आर्या ने कहा, अंडस्को, देखा मिस्टर ऑलराउंडर, मैंने पापा से झूठ बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर आई हूँ और अगर मैं अब तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी, पापा को पता चल गया तो उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। शिवाय का मन कर रहा था कि अभी अपना सिर गाड़ी के शीशे में मार ले, फिर भी शिवाय ने आर्या को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा, अंडस्को, छुईमुई, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चलेगा और वैसे भी बर्थडे पार्टी तो रात तक चलती है, सुबह मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ाऊंगा। आर्या ने कहा, अंडस्को, और ये 2 बॉडीगार्ड, ये पापा को नहीं बताएंगे। शिवाय ने बॉडीगार्ड से कहा, अंडस्को, क्या तुम दोनों मिस्टर रजावत को हमारे अफेयर के बारे में बताओगे? दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ कहा, अंडस्को, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आर्या धीरे से बोली, अंडस्को, पक्का? दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ फिर कहा, अंडस्को, हाँ मैम, पक्का। हम आप दोनों के अफेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारा काम बस आपको प्रोटेक्शन देने का है। आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए। जहां आर्या उन दोनों के जवाब से हैरान थी, वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या के अलावा सबको शिवाय और आर्या की शादी के बारे में पता था, बस आर्या ही कुछ याद नहीं था। क्या शिवाय और आर्या की डेट हो जाएगी? CH 299 रोमांटिक शिवाय। आर्या धीरे से बोली,
पक्का। दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ फिर कहा, हाँ मैम पक्का, हम आप दोनों के अफेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमारा काम बस आपको प्रोटेक्शन देने का है, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए। जहां आर्या उन दोनों के जवाब से हैरान थी, वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या के अलावा सबको शिवाय और आर्या की शादी के बारे में पता था, बस आर्या ही कुछ याद नहीं था। अब आगे, शिवाय और आर्या शिवाय के फार्म हाउस में पहुंच चुके थे। शिवाय को जितनी एक्साइटमेंट थी, आर्या को उतनी ही घबराहट हो रही थी। वो ऑलराउंडर पर पूरा विश्वास करती थी और उसे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन फिर भी ऐसे शिवाय के साथ फार्म हाउस में अकेले आना उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि शिवाय उसे यहाँ इसलिए लेकर आया है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके, लेकिन आर्या नहीं जानती थी शिवाय का प्यार उसके लिए कितना प्योर है। शिवाय तो गाड़ी से उतर गया, लेकिन आर्या को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। उसे लगा वो शिवाय के साथ एक ऑफिशियली डेट पर जाएगी, लेकिन अब शिवाय और उस फार्म हाउस को देखकर आर्या की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर आर्या को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। आर्या ने डरते डरते अपना हाथ शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने आर्या को गाड़ी से उतार दिया। आर्या ने एक वाइट कलर का फ्लो प्रिंट का गाउन पहना हुआ था, जो गीला होने से उसकी बॉडी से चिपक रहा था और आर्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं वो दोनों बॉडीगार्ड आर्या और शिवाय की तरफ से पलटकर खड़े हो गए। शिवाय आर्या का हाथ पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले आया। फार्म हाउस का नज़ारा देखकर आर्या की आंखें जो पहले से ही फटी हुई थी और ज्यादा फट गई। पूरा फार्म हाउस बहुत सुंदर डेकोरेट था, एकदम किसी दुल्हन की तरह। आर्या ने ऐसी डेकोरेशन मूवीज में देखी थी और उसके बाद जो होता था वो सब भी आर्या ने देखा हुआ था। अब तो आर्या को और ज्यादा घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। उसे शिवाय के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। आर्या ने पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा, जहां दोनों बॉडीगार्ड पलटकर खड़े थे। आर्या को तो अपने बॉडीगार्ड पर भी गुस्सा आ रहा था और शिवाय से उसे डर लग रहा था। शिवाय उसे हाथ पकड़कर अंदर लेकर आया और फिर उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, छुई मुई कैसी लगी डेकोरेशन? आखिर हमारी पहली डेट है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये सुनकर तो आर्या को हिचकी आने लगी। शिवाय को लगा कि शायद आर्या भीग गई इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। शिवाय ने आर्या को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस कमरे की तरफ चली गई। आर्या जल्दी से कमरे में आई। उसने गेट बंद करा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसे तो सच में आज शिवाय पर शक हो रहा था। उसका तो दिमाग भी खराब होने लगा था। वैसे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर ऑलराउंडर उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे, फिर भी वहां की डेकोरेशन देखकर और शिवाय के हाव भाव देखकर आर्या ने कुछ ज्यादा ही आगे की सोच ली। आर्या ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बेड की तरफ देखा, जहां एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी रखी हुई थी। आर्या ने किसी मूवी में ऐसा ही कुछ देखा था। अब तो आर्या की हालत तो और खराब हो गई, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को समझाती हुई वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई और उसने साड़ी को देखा। आर्या ने वो साड़ी देखी तो वो साड़ी सच में बहुत खूबसूरत थी और उसका मन तो था साड़ी को पहनने का, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। आर्या ने खुद को देखा तो वो एक बाथरोब में थी। आर्या ने नहीं कुछ सोचा और साड़ी को उठा लिया और थोड़ी देर में उस साड़ी को पहनकर रेडी हो गई। आर्या साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसके हल्के गीले बाल और रेड कलर की साड़ी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। तभी कमरे में शिवाय एक तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए अंदर आया। शिवाय ने एक सिंपल सा लोवर शर्ट पहना हुआ था। शिवाय ने जैसे ही आर्या को देखा उसकी नज़र आर्या पर ही टिक गई। वैसे तो शिवाय ने आर्या को कई बार देखा था,
लेकिन आज रेड कलर की साड़ी में आर्या कहर ढा रही थी। शिवाय आर्या को देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर रहा था और मन ही मन कह रहा था, अंडरस्को आज ये लड़की कांड करवा कर मानेगी और मैं इसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। गलती तो मेरी ही है, क्या जरूरत थी रेड कलर की साड़ी रखने की। मेरी हालत पर किसी को तरस नहीं आता, पता नहीं मुझे प्यार में और कितना इंतजार करना होगा। वही आर्या शिवाय को देख रही थी और अपना सलाइवा गटकते हुए मन ही मन कह रही थी, अंडरस्को मिस्टर ऑलराउंडर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत सिंसियर है। पापा जी मिस्टर ऑलराउंडर की कितनी तारीफ करते हैं, चाचू भी कितना विश्वास करते हैं। नहीं शिवाय ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे, मुझे अपने प्यार पर यकीन होना चाहिए। शिवाय से थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ और वो आर्या की तरफ बढ़ने लगा। वही आर्या एक कदम पीछे हट गई। आर्या शिवाय को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन शिवाय की मनमानी को झेलना भी नहीं चाहती थी। शिवाय ने आर्या की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आर्या दीवार से जा लगी। शिवाय ने आर्या के गीले बालों को पीछे किया और उसके गाल पर हल्का सा किस करके बोला, अंडरस्को चलो खाना खा लेते हैं, बहुत रात हो गई। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे कमरे से बाहर लेकर आ गया। शिवाय ने आर्या को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। शिवाय ने आर्या को खाना परोसा और अपने लिए भी एक प्लेट में खाना परोस लिया। शिवाय खाना खाने लगा और आर्या भी डरते डरते खाना खाने लगी। आर्या खाना तो खा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में मूवी का सीन चल रहा था, क्योंकि उसमें भी हीरो हीरोइन पहले खाना खाते हैं और बाद में कार्यक्रम करते हैं। आर्या से तो निवाला गले से उतर ही नहीं रहा था। वही शिवाय, वो तो ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं कब का भूखा हो। वैसे भी शिवाय ने लंच भी नहीं किया था, उसे थोड़ी ज्यादा भूख लग रही थी और वो तो अच्छे से खाना खा रहा था। आर्या एक बार शिवाय को देखती और एक बार अपने खाने को और फिर मन ही मन बोली, अंडरस्को इतना भी क्या खाना खाया जा रहा है, मुझे मारने का इरादा है क्या। शिवाय ने तो अच्छे से खाना खा लिया। फिर उसने आर्या की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, अंडरस्को तुम खाना क्यों नहीं खा रही। आर्या ने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, ऑलराउंडर खा तो रही हूँ। और आर्या फिर से खाना खाने लगी, लेकिन आर्या बिल्कुल कछुए की चाल से खाना खा रही थी। उसे डर लग रहा था कि आगे पता नहीं शिवाय क्या करेगा। वही शिवाय ने आर्या की घबराहट को भागते हुए कहा, अंडरस्को छुई मुई इतनी धीरे क्यों डर रही हो, अभी तो हमारी डेट स्टार्ट हुई है। ये सुनकर तो आर्या को हिचकी आने लगी और शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने पानी का गिलास उठाया और आर्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को पी लो पानी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुमने 6 घंटे वेट किया, अब पूरी रात हमारी, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। ये सुनकर आर्या का मन कर रहा था कि वो कहीं डूबकर मर जाए या यही गड्ढा खोदकर उसमें समाधि ले ले। वही शिवाय अच्छे से जानता था कि आर्या को इस वक्त घबराहट हो रही है और वो आर्या के मजे भी ले रहा था। किस्मत ने जीतने मजे शिवाय के लिए थे, अब शिवाय उतने ही मजे आर्या से ले रहा था। शिवाय इंतजार कर रहा था कि आर्या खाना कब खाए। वही आर्या आज तो सच में कछुआ बन गई थी। उसने भी 5 मिनट का खाना खाने में आधा घंटा लगा दिया और शिवाय आधे घंटे तक आर्या के चेहरे को ही देखता रहा और मन ही मन आर्या की हंसी उड़ाता रहा। फाइनली आर्या ने खाना खा लिया। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और बोला, अंडरस्को चलो बेडरूम में चलते हैं। आर्या की आंखें तो हैरानी से फैल गई। वही शिवाय अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय आर्या को खींचकर बेडरूम में ले आया। बेडरूम का नज़ारा देखकर तो आर्या की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। वह बेडरूम किसी न्यू मैरिड कपल के कमरे की तरह सजा हुआ था। आर्या को अब शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था। वही शिवाय ने आर्या को फिर से पीछे से गले लगाकर कहा, अंडरस्को कैसी लगी डेकोरेशन। आर्या ने अब अपने डर को कंट्रोल किया और पीछे पलटकर शिवाय के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर ऑलराउंडर मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरे करीब आने का हक है।
ये सब डेकोरेशन दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे? मैं नहीं करने दूंगी, और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए आर्या के चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों एक साथ आ गए। वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय आर्या की तरफ एक कदम बढ़ा और आर्या 4 कदम पीछे हट गई। आर्या ने फिर से शिवाय को वार्न करते हुए कहा, अंडरस्को, मैं सच कहती हूँ, ऑलराउंडर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो शादी से पहले आपके साथ हम बिस्तर हो जाएगी और उसके बाद आप मुझे छोड़कर चले जाना। हर लड़का यही तो करता है, पहले लड़की के साथ अपनी मनमानी करता है और फिर उससे ब्रेकअप कर लेता है। आपके दिमाग में भी ये सब चल रहा है तो निकाल दीजिए। मैंने सोचा था आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब पता चला आप अच्छे नहीं हैं, आप भी औरों जैसे ही हैं। कहते कहते आर्या के आंसू ने रफ्तार पकड़ ली। वही शिवाय को अब भी आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी चुईमुही सच में कितनी मासूम थी। शिवाय आर्या के करीब आया, आर्या फिर से पीछे हट गई। शिवाय ने इस बार आर्या को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसके सिर को अपने सीने से रब करते हुए बोला, अंडरस्को, तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ। जितना तुम भी नहीं जानती उससे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, शिवाय किसी को सफाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें देता हूँ। ये डेकोरेशन मैंने नहीं करवाई, बल्कि दिव्यांश ने दृष्टि के लिए करवाई थी, लेकिन चाचू ने हमारे घर पर ही बर्थडे की ग्रैंड पार्टी रख दी, इसीलिए वो दृष्टि को लेकर यहाँ नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी डेकोरेशन का फ़ायदा उठा लूँ। लेकिन तुम तो डेकोरेशन देखकर कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने लगी। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी तरफ देखो छुईमुई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाऊंगा? और अगर फ़ायदा ही उठना होता तो कब का उठा लेता। ये सब ताम झाम नहीं करता, अगर शिवाय करने पर कुछ आ जाए तो रुकता नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जान गई हो। आर्या ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप भी मेरा चेहरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप जानते थे कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, उसके बाद भी आप मुझे परेशान कर रहे थे। आपने मुझे सच नहीं बताया, बल्कि जानबूझकर मुझे उल्टे सीधे सिग्नल दे रहे थे ताकि मैं और परेशान हो जाऊं। ये सुनते ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, अंडरस्को, जब सब कुछ जानती हो तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? आर्या ने शिवाय के सीने पर पंच मारा और बोली, अंडरस्को, तो क्या करती, मुझे आपसे सच में बहुत डर लग रहा था। शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, अंडरस्को, अच्छा एक छोटी सी किस तो दे दो। आर्या ने आंखें बंद कर ली और शिवाय ने अपने होंठ आर्या के होठों पर रख दिए। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक डिप किस के बाद शिवाय ने फिर से आर्या को अपनी बाहों में समेट लिया। शिवाय ने धीरे से पूछा, अंडरस्को, तुम्हारी आज की दवाई मिस हो गई? आर्या ने भी अपनी पकड़ शिवाय पर कसते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, अब मुझे दवाई नहीं खानी, बस एक सिर्फ है वो मिस हो गया। शिवाय ने आर्या के बालों को चूम लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। आर्या को अब अपनी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, वही शिवाय की हरकतों पर थोड़ा गुस्सा भी। उसने फिर से एक पंच बनाया और शिवाय के सीने पर मार दिया। शिवाय ने आर्या की दिल की हालत समझते हुए फिर से अपनी पकड़ कस दी और इस बार शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। क्या आर्या को कभी कुछ याद आएगा? CH300 दृष्टि रघुवंशी मेंशन में। आर्या ने भी अपनी पकड़ शिवाय पर कसते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, अब मुझे दवाई नहीं खानी, बस एक सिर्फ है वो मिस हो गया। शिवाय ने आर्या के बालों को चूम लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। आर्या को अब अपनी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, वही शिवाय की हरकतों पर थोड़ा गुस्सा भी। उसने फिर से एक पंच बनाया और शिवाय के सीने पर मार दिया। शिवाय ने आर्या की दिल की हालत समझते हुए फिर से अपनी पकड़ कस दी और इस बार शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ई फ्लैट आगे।
शिवाय ने फिर आर्या को गोद में उठा लिया और आर्या ने शिवाय के कंधे पकड़ लिए, लेकिन आर्या ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, मैं सच कहती हूँ मिस्टर ऑलराउंडर, दिमाग में कोई डाउट मत रखना। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, हाँ हाँ छुई मुई, जब तक तुम रेडी नहीं होती हम कुछ नहीं करेंगे। शिवाय आर्या को लेकर एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्या ने कहा, अंडरस्को, रेडी नहीं होती मतलब हम पहले शादी करेंगे ना। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, अंडरस्को, मैं इस कहानी में क्या तुमसे शादी ही करता रहूंगा। आर्या बोली, अंडरस्को, जवाब दो मुझे ऑलराउंडर, क्या हम शादी नहीं करेंगे। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, क्यों नहीं करेंगे, शादी के बाद ही तो तुम परमानेंट रघुवंशी मेंशन में आओगी। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को दूसरे कमरे के बेड पर लेटा दिया, फिर उसके बराबर में लेट गया। शिवाय ने आर्या का सिर अपने कंधे पर रख लिया और एक हाथ से उसे सहलाने लगा। आर्या को हल्की सी ठंड लग रही थी, इसलिए उसने खुद को और शिवाय को ब्लैंकेट में कवर कर लिया और अपने हाथ शिवाय के सीने पर लपेट दिए। आर्या ने कहा, अंडरस्को, तो बताओ ना मेरे पापा से शादी की बात कब करोगे। मुझे रघुवंशी मेंशन आना है, हमेशा के लिए आना है। शिवाय ने प्यार से कहा, अंडरस्को, तुम अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर लो। आर्या बोली, अंडरस्को, वो तो हो ही जाएगी, मुझे कौन सा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, स्टडी कंप्लीट करूंगी, फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, अब चुपचाप सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। आर्या फिर बोली, अंडरस्को, लेकिन ये तो बताओ मेरे पापा से मेरी शादी की बात कब करोगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, बहुत जल्दी कर लूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मार लूंगा, लेकिन अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। आर्या ने शिवाय के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पकड़ शिवाय पर मजबूत कर ली, पर तभी दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दोनों को ही अभी बीते हुए लम्हे एक साथ याद आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रिजावत हाउस में दृष्टि ने देव को पालने में सुला दिया था। वहीं दिव्यांश बेड पर बैठा हुआ दृष्टि का वेट कर रहा था और तभी दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडरस्को, लिटिल रघुवंशी सोया कि नहीं। दृष्टि ने अपने होंठों पर उंगली रखकर दिव्यांश को चुप रहने का इशारा किया और फिर बहुत धीरे से बोली, अंडरस्को, शोर मत करो मिस्टर रघुवंशी, वरना लिटिल रघुवंशी उठ जाएगा। दिव्यांश बिल्कुल चुप हो गया और तभी दृष्टि धीरे धीरे दिव्यांश के पास बेड पर आकर बैठ गई। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रख लिया और दिव्यांश ने भी अपनी पकड़ दृष्टि पर कस दी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। धीरे धीरे दृष्टि को नींद आने लगी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। तभी दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, इस शिकंजी तुम्हें क्या सोना है। दृष्टि बोली, अंडरस्को, हाँ तो सोना ही है, वैसे भी लिटिल रघुवंशी मुझे सोने नहीं देता, पूरा दिन गोदी में टंगा रहता है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर झुकते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो सो जाना, पहले मैं अपनी शिकंजी को थोड़ा सा प्यार तो कर लूं। देखते ही देखते दोनों अपनी ही दुनिया में चले गए। वही पैंथर वो अपने कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ बारिश देख रहा था और पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, अंडरस्को, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इस वक्त पैंथर को पूर्वी की याद आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। अगर इस वक्त शिवाय दिव्यांश विराज पैंथर को इस हालत में देख लेते हैं तो बेचारे का मजाक उड़ा कर ही उसे मार देते। इस वक्त सच में पैंथर बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन अंदर ही अंदर डिसाइड कर चुका था कि पूर्वी को कभी अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा, दोबारा से रघुवंशी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालेगा। तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने फोन देखा तो उसमें पूर्वी का नंबर फ्लैश हो रहा था। पैंथर का मन हुआ कि वो पूर्वी से बात कर ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने फोन कट कर दिया। पूर्वी ने एक बार फिर पैंथर का नंबर डायल किया। इस बार भी पैंथर ने फोन रिसीव नहीं किया। पूर्वी ने भी उस रात करीब 50 बार पैंथर का नंबर डायल किया होगा और हर बार पैंथर ने फोन कट कर दिया।
पूर्वी जो कि अपने फ्लैट में फोन को देख रही थी, उसने फोन को उठाकर दीवार में फेंक कर मारा और फिर वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। पिछले कितने ही महीनों से उसने न जाने कितनी बार पैंथर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन पैंथर ने उसे एक बार भी बात नहीं की। अगली सुबह रघुवंशी मैंशन। दिव्यांश, दृष्टि और देव तीनों ही रघुवंशी मैंशन की में चौखट पर खड़े हुए थे और सांझ उन तीनों की आरती उतार रही थी। शिवाय, विराज, पैंथर और हर्षवर्धन चारों ही पीछे खड़े थे। सांझ ने पूरे रीति रिवाज के साथ दिव्यांश और दृष्टि की आरती उतारी और फिर दृष्टि ने रोली की थाली में पैर रखकर रघुवंशी मैंशन में प्रवेश भी किया। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कमेंट करते हुए कहा, अंडस्को भाई मेरा भी कुछ जुगाड़ करवा दे। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, अंडस्को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए खुद ही मरना पड़ता है। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडस्को क्या बात है, भाभी को ढूंढा मैंने, तेरी टिकट बुक कराई मैंने, तुझे आइडिया दिया मैंने और क्रेडिट तू खुद को ही दे रहा है। शिवाय की बात पर सब हंसने लगे और तभी शिवाय ने पैंथर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को वैसे तेरे लिए भी एक सरप्राइज है। पैंथर ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, अंडस्को अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑफिस चला जा, वहाँ एक प्रोजेक्ट तेरा वेट कर रहा है और उम्मीद करूँगा तो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करेगा। अगर मुझे उस प्रोजेक्ट में एक भी शिकायत मिली तो तू दिव्यांश का मैनेजर नहीं मेरा मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा और तू जानता है ना मैं दिव्यांश की तरह काइंड हॉट नहीं हूँ। पैंथर को शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को शिवाय सर परेशान मत होइए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो भी प्रोजेक्ट पर आपने मुझे हैंडल करने के लिए दिया है मैं उसे ईमानदारी से कंप्लीट करूंगा। शिवाय ने कहा, अंडस्को हाँ तुझसे यही उम्मीद है। तभी शिवाय ने सांझ को देखकर कहा, अंडस्को और मैडम तुमने क्या सोचा अपने बारे में, आगे क्या करोगी। सांझ ने दिव्यांश की तरफ देखा क्योंकि सांझ दिव्यांश से अपने दिल की बात बोल देती थी, लेकिन शिवाय से उसने कभी अपने मन की बात नहीं की। वही दिव्यांश ने सांझ के कन्फ्यूजन को समझते हुए शिवाय से कहा, अंडस्को करना क्या है, ये भी हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन करेगी। सांझ को दिव्यांश का सपोर्ट मिल गया तो वो शिवाय से बोली, अंडस्को हाँ मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को तो इतना लॉ साउंड क्यों कर रही हो, खुश होकर कहो कि तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी। वैसे तुम्हें गुड न्यूज़ दूं, हम एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसमें शौर्य हमारी मदद कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लूँ। क्या कहती हो। ये सुनकर सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सबके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को हाँ हाँ जैसा आप चाहे वैसा ही कर लूंगी। सांझ ने इतना ही कहा था कि पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। वही सांझ ने तो शर्माकर अपना चेहरा डाइनिंग टेबल में ही छुपा लिया। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और रघुवंशी इंडस्ट्रीज जाने के लिए तैयार हो गए। दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबके सामने अपना मजाक भी नहीं उड़वाना चाहता था, इसीलिए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं हर्षवर्धन, पैंथर, विराज, शिवाय, सांझ पांचों ही बाहर खड़े होकर दिव्यांश का इंतजार कर रहे थे। तभी हर्षवर्धन ने विराज, सांझ और पैंथर को देखकर कहा, अंडस्को तुम तीनों ऑफिस निकलो, हम तीनों बाद में आ जाएंगे। हर्षवर्धन के कहने से वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को मैं जानता हूँ चाचू, दिव्यांश आना नहीं चाहता, भाभी के साथ टाइम बिताना चाहता है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को तो क्या हुआ, तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से दृष्टि परमानेंट रघुवंशी मैंशन में आई है। ऑफिस में थोड़ा काम है, अगर नहीं होता तो मैं तो इन दोनों को हनीमून पर भेज देता। इस पर शिवाय हंसता हुआ बोला, अंडस्को बच्चे को लेकर हनीमून पर कौन जाता है। हर्षवर्धन ने शिवाय के गाल पर एक चांटा मारकर कहा, अंडस्को तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलता है। हनीमून पर क्या वो सब करने जाते हैं, साथ में टाइम बिताने जाते हैं।
दिव्यांश भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता। इतने में दिव्यांश रघुवंशी मैंशन के बाहर आ गया। दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज वो कितना खुश है। फाइनली उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। इतने सारे पड़ाव पार करने के बाद दिव्यांश को अपनी बीवी बच्चे मिल ही गए थे। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, ऐसे क्या देख रहा है? शिवाय ने नामी गर्दन हिला दी और तभी दिव्यांश के दिमाग में बत्ती जली। दिव्यांश ने बालकनी की तरफ देखा और दृष्टि को बाय किया। दृष्टि ने भी मुस्कुराकर बाय कर दिया। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि को एक फ्लाइंग की किस दी। दृष्टि ने भी फ्लाइंग किस कैच कर ली। हर्षवर्धन तो मोबाइल में बिजी था, लेकिन शिवाय दिव्यांश की नौटंकी देख रहा था और जानता था कि दिव्यांश ये सब जानबूझकर कर रहा है। आखिर शिवाय ने भी तो दिव्यांश को एक बार ऐसे ही चिढ़ाया था। दिव्यांश ने भी भाप लिया कि शिवाय उससे जल रहा है, तो उसने शिवाय को और जलाया और दृष्टि को जानबूझकर फ्लाइंग किस देने लगा और बार बार उसे बाय कर रहा था। तभी शिवाय ने पैर पटककर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, चाचू देख लो, अपने डिसेंट भतीजे को मुझे चिढ़ा रहा है। दिव्यांश जो चाहता था वही हुआ। फाइनली शिवाय ने रिएक्ट किया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, अंडस्को, चाचू इसकी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं अपनी बीवी को बाय भी ना बोलूं। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, चलना। दिव्यांश क्यों नौटंकी कर रहा है? तुम दोनों का भी रोज का हो गया, कभी तो बड़े हो जाया करो। तुम दोनों के अंदर मैच्योरिटी कब आएगी? शिवाय पैर पटकता हुआ बोला, अंडस्को, मैच्योरिटी गई तेल लेने। पहले आप इसे मारो या डांटो। इसने मुझे जानबूझकर चिढ़ाया है। मैं सच कहता हूँ चाचू, ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। जबकि मैं नहीं होता तो ये भाभी को इस घर में कभी नहीं लेकर आता। कटोरा लेकर बैठा रहता रजावत हाउस के बाहर, लेकिन भाभी इसके साथ आना तो दूर, इसे भीख भी नहीं देती। शिवाय जितना इरिटेट होता, दिव्यांश उतना ही खुश होता। शिवाय की हालत देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। दिव्यांश को हंसता हुआ देखकर हर्षवर्धन को भी हंसी आ गई। दिव्यांश ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, इससे खुद तो छुई मुई अभी तक पटी नहीं और ये मुझे बातें सुना रहा है। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, अगर तुझे इतनी ही तरीके पता है तो तू साली साहिबा को लेकर रघुवंशी मैंशन क्यों नहीं आता? तू भी उसे परमानेंट यहाँ ले आ, लेकिन तेरा तो केस अलग है। ना तो साली साहिबा को कुछ याद है और ना ही तू उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, और जब तक उसे याद नहीं आएगा तब तक वो तेरे साथ रघुवंशी मैंशन नहीं आएगी। इतना कहकर दिव्यांश फिर से हंसने लगा। शिवाय ने पैर पटकते हुए कहा, अंडस्को, चाचू इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। छुई मुई मुझे प्यार करती है। कल रात मैं तेरी डेकोरेशन पर उसके साथ डेट पर भी गया था, समझ आई? ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझ। वो तो मैं अपनी छुई मुई को परेशान नहीं करना चाहता और ना ही उसके दिमाग पर जोर डालना चाहता हूँ, वरना मेरी छुई मुई तो मुझे कल ही शादी करने के लिए तैयार है। दिव्यांश और शिवाय दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। वहीं हर्षवर्धन एक बार दिव्यांश को देखता और एक बार शिवाय को। फिर दोनों को देखकर हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, बस करो, तुम दोनों खुद तो चले गए और तुम दोनों डायनासोर को मेरे सिर पर छोड़ गए। पता नहीं कब बड़े होगे और कब मैं तुम दोनों की तरफ से निश्चित हो जाऊंगा। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठा दिया। फिर उसने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, अब तेरी भी बाजू पकड़कर बैठाओ। शिवाय भी गाड़ी में बैठ गया। हर्षवर्धन भी आगे बैठने वाला था, फिर कुछ सोचकर उतर गया और फिर उसने बैक सीट का गेट खोलकर दिव्यांश को कहा, अंडस्को, तू उतर, मैं बीच में बैठूंगा। तुम दोनों का भरोसा नहीं। ऑफिस जाने तक एक दूसरे के बाल पड़कर झगड़ा करने लगे। क्या है पैंथर के लिए सरप्राइज? क्या पैंथर पूर्वी को अपनाएगा? क्या पैंथर और पूर्वी के बीच में का